प्लासी का युद्ध। बंगाल में सिराजुद्दौला का शासन था। उसके उतावले स्वभाव के कारण राज्य में उसके कई विरोधी थे। उस समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब की स्वीकृति लिए बिना ही कोलकाता की रक्षा के बहाने व्यापारी कोठी के चारों ओर से किलाबंदी कर दी, परंतु नवाब सिराजुद्दौला ने किलेबंदी तोड़ डाली और यह समाचार जो है मद्रास चेन्नई पहुंचने पर कोलकाता की कोठी की सहायता करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी का एक छोटा सैन्य दल जो है वह बंगाल आया। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि उस समय में बंगाल में जो है सिराज-उद-दौला का शासन था और उसका जो है स्वभाव वह उतावलापन वाला था, जिसके कारण राज्य में उनके जो है कई सारे विरोधी थे। और उस समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है नवाब की जो है अनुमति लिए बिना ही कोलकाता की रक्षा के बहाने जो है उन्होंने कोठियों के चारों तरफ जो है किलेबंदी करवा ली, परंतु नवाब सिराज-उद-दौला ने जो है यह किलेबंदी तोड़ डाली। और जब यह समाचार जो है यहाँ पे मद्रास चेन्नई पहुंचे, उस समय में कोलकाता की कोठी की सहायता के लिए जो है रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी का एक छोटा सैन्य दल जो है वह बंगाल आया। ईस्ट इंडिया कंपनी का सैन्य शक्तिशाली होने पर भी नवाब की सेना को पराजित करना सरल न लगने पर रॉबर्ट क्लाइव ने दगाबाजी का सहारा लिया। नवाब को पराजित करने के लिए षड्यंत्र की रचना की गई, जिसमें सेनापति मिर्जाफर, सेठ अमीचंद को षड्यंत्र में शामिल किया गया और कंपनी को नवाब द्वारा सताए जाने का बहाना बनाकर प्लासी नामक गांव के पास के मैदान में युद्ध घोषित किया। तो यहाँ पे हमें क्या बताया, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है सैन्य दल जो है वह काफ़ी शक्तिशाली था, परंतु फिर भी उनको जो है यह लगा कि वे नवाब की सेना को पराजित नहीं कर सकेंगे, वह इतना सरल नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने जो है यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव ने जो है दगेबाजी का सहारा लिया और नवाब को पराजित करने के लिए जो उन्होंने यहाँ पे षड्यंत्र की रचना की, जिसमें कि यहाँ पे नवाब के जो सेनापति थे मिर्जाफर और सेठ अमीचंद को उन्होंने जो है यहाँ पे षड्यंत्र में शामिल किया और कंपनी को नवाब द्वारा सताए जाने का बहाना बनाकर जो है प्लासी नामक गांव के पास के मैदान में जो है उन्होंने युद्ध घोषित किया। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी का मैदान जो है मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल से लगभग 38 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ है। पूर्व योजना के अनुसार मिर्जाफर युद्ध में जो है वह असफल रहा, जिससे कि सिराज-उद-दौला हार गया और क्लाइव के षड्यंत्र से जो है प्लासी का युद्ध जो है यह आधे दिन में ही पूरा हो गया था। तो यहाँ पे जो पहले से योजना की गई थी षड्यंत्र बनाकर, जिसके अनुसार जो है यहाँ पे मिर्जाफर जो है वह युद्ध में असफल रहे और जिसकी वजह से सिराज-उद-दौला जो है वह हार गए और क्लाइव के षड्यंत्र से जो है यहाँ पे प्लासी का युद्ध जो है आधे दिन में ही समाप्त हो गया। इस युद्ध से ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है 24 परगना की जागीर भी मिली और मिर्जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। इस तरह से 1757 में प्लासी के युद्ध के द्वारा जो है भारत में कंपनी सत्ता की नींव पड़ी थी कि प्लासी के युद्ध के बाद में ही जो है यहाँ पे भारत में कंपनी सत्ता की नींव जो है वह भी पड़ चुकी थी। और प्लासी के युद्ध के बाद में आगे जो है यहाँ पे हमें बक्सर के युद्ध के विषय में बताया गया है। अंग्रेजों ने मिर्जाफर को बंगाल का नवाब बनाकर उसके पास से अलग अलग बहाने बनाकर विपुल धन प्राप्त किया और अधिक अधिकार प्राप्त करने की लालच में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिर्जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि प्लासी के युद्ध में जो है सिराज-उद-दौला को हरा दिया और उसके बाद में जो है यहाँ पे बंगाल का नवाब जो है वह मिर्जाफर को बनाया गया और उसके बाद में अलग अलग बहाने करके मिर्जाफर से जो है अधिक मात्रा में यहाँ पे जो है धन की प्राप्ति वगैरह की जाती थी और अधिकार प्राप्त करने की लालच में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब मिर्जाफर को हटाकर उसके जो दामाद है मीर कासिम उसको बंगाल का नवाब बनाया। कंपनी के लिए मीर कासिम तो मिर्जाफर से भी अधिक महत्वाकांक्षी साबित हुआ, अतः कंपनी को मीर कासिम से डर लगा, इसलिए मीर कासिम को हटाकर पुनः जो है यहाँ पे मिर्जाफर को नवाब बनाया गया था। मीर कासिम अवध के नवाब की शरण में गया। तो यहाँ पे क्या किया कि मिर्जाफर के बाद में जो है मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया, परंतु कार्य को लेकर जो है यहाँ पे मीर कासिम जो है वह मिर्जाफर से अधिक महत्वाकांक्षी था, जिसकी वजह से कंपनी को जो है अब मीर कासिम से डर लगने लगा और फिर से उसे हटाकर उसकी जगह पे मिर्जाफर को नवाब बनाया गया और मीर कासिम जो है अब अवध के जो नवाब है उनकी शरण में गया।
उस समय अवध के जो है मुगल बादशाह शाह आलम आया हुआ था, इसलिए तीनों ने संयुक्त रूप से कंपनी का सामना करने का निर्णय करके कंपनी के विरुद्ध में जो है युद्ध की घोषणा भी की। बक्सर के उस संयुक्त सेना के जो है विरुद्ध 22 अक्टूबर 1764 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्ध किया था, जिसमें संयुक्त सेना की पराजय होने से कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सत्ता मिली। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि बक्सर का युद्ध जो है वह 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, जिसमें कि वह जो है संयुक्त सेना वह हार गए और उसके वजह से जो है यहाँ पे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो सत्ता थी वह यहाँ पे कंपनी को मिल गई। आगे है कंपनी का शासन। अंग्रेज सरकार ने नियामक कानून पारित किया ईस्वी सन 1773 में। उस कानून के अनुसार बंगाल के गवर्नर को जो है गवर्नर जनरल बनाकर कंपनी के व्यापारी तथा जो है राजनीतिक हितों तथा प्रवृत्तियों को उसके सीधा अंकुश में रखा गया और उसके अंतर्गत मुंबई, मद्रास के गवर्नर और उनकी काउंसिल को भी रखा गया। इस तरह से जो है वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। उसके समय में मराठों के साथ जो है गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स जो है प्रथम मराठा युद्ध करके और जो है और मैसूर के हैदर अली के साथ उन्होंने द्वितीय मैसूर युद्ध भी किए। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि उस कानून जो बनाया गया था नियामक कानून, उसके अनुसार बंगाल के गवर्नर को जो है गवर्नर जनरल बनाकर कंपनी के व्यापारी तथा राजनीतिक हितों और प्रवृत्तियों को जो सीधा अंकुश में यहाँ पे रखा गया था और उसके अंतर्गत जो है मुंबई, मद्रास के गवर्नर और उनकी काउंसिल को भी रखा गया। इस तरह से वॉरेन हेस्टिंग्स जो है यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना और उसके समय में मराठों के साथ जो है गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स जो है उनका प्रथम मराठा युद्ध और मैसूर के जो हैदर अली है उनके साथ द्वितीय युद्ध उनका हुआ। इन दो सत्ताओं के साथ एक साथ सामना करने से ईस्ट इंडिया कंपनी को भी काफ़ी कठिनाइयाँ हुई। वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद जो है गवर्नर जनरल के रूप में कॉर्नवालिस आया और उसके समय में जो है मैसूर का बाग के रूप में जो है प्रख्यात टीपू सुल्तान के साथ तीसरा मैसूर का युद्ध हुआ। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद में जो है अब गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस आया और उसके समय में जो है मैसूर के बाग के नाम से जाने जाने वाले जो टीपू सुल्तान थे उनके साथ मैसूर का तीसरा युद्ध हुआ। टीपू सुल्तान को हराने के लिए कंपनी ने मराठा और निजाम की सहायता भी ली थी। तीनों की सम्मिलित सेना से जो है टीपू सुल्तान की हार हुई, उसे संधि स्वीकार करनी पड़ी। तो यहाँ पे हमें क्या बताया है कि टीपू सुल्तान को हराने के लिए जो है कंपनी ने यहाँ पे मराठा और निजाम की सहायता भी ली थी। कंपनी, मराठा और निजाम तीनों की सेना जो है सम्मिलित थी, जिसकी वजह से टीपू सुल्तान की हार हुई और उन्हें जो है यहाँ पे संधि स्वीकार करनी पड़ी। कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन शॉर गवर्नर जनरल बना और उसके द्वारा अपनाई गई जो है तटस्थता की नीति के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रतिष्ठा एक तरफ घटी तो दूसरी तरफ जो है मराठे अधिक शक्तिशाली बने थे। इससे जो है जॉन शोर के बाद आने वाले गवर्नर जनरल वेलेस्ली के सिर पर कंपनी को भारत में सर्वोपरि बनाने का उत्तरदायित्व भी आ गया था। इसके लिए वेलेस्ली ने सहायक संधि योजना लागू की और सहायक संधि योजना की शर्तें स्वीकार करने वाले जो राज्य है वह निम्नलिखित है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि सहायक संधि योजना जो है वह वेलेस्ली ने जो है इस योजना को लागू की थी। सहायक संधि योजना की जो शर्तें हैं वो यहाँ पे हमें बताई गई हैं। सहायक संधि योजना स्वीकार करने वाले राज्यों को कंपनी सरकार जो है प्रशिक्षित सैन्य प्रदान करेगी। यह सैन्य राज्य को जो है आंतरिक और बाह्य आक्रमण से राज्य की रक्षा करेगी। तो यहाँ पे हमें क्या बताया है कि सहायक संधि योजना करने वाले जो भी राज्य है उनको कंपनी जो है प्रशिक्षित सेना देगी और सेना जो है वह राज्य को आंतरिक और बाह्य आक्रमण से जो है उस राज्य की रक्षा करेगी। उसके बदले में योजना स्वीकार करने वाले राज्यों को जो है सेना खर्च देना पड़ेगा अथवा तो उतनी आय वाले प्रदेश जो है अंग्रेजों को देने होंगे और कंपनी की अनुमति के बिना राज्य अन्य राज्यों के साथ युद्ध या संधि नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे इसकी तीसरी शर्त क्या बताई गई थी कि कंपनी जो है उसकी अनुमति लिए बिना कोई भी राज्य जो है दूसरे राज्य के साथ संधि या युद्ध नहीं कर सकते। राज्य को दरबार में एक अंग्रेज प्रतिनिधि रखना होगा और अन्य विदेशी को अपने राज्य में नौकरी पर नहीं रखना होगा।
और योजना स्वीकार करने वाले जो राज्य है, शासक है, वह यहाँ पे बताए गए हैं निजाम, मैसूर, अवध, गायकवाड़, सिंधिया, भोसले और होलकर। आगे जो है यहाँ पे हमें वेलेस्ली और सहायक सैन्य की योजना जो है वह बताई गई है कि वेलेस्ली और सहायक योजना जो है सहायक सैन्य योजना किस तरह से कार्य किया गया। यह योजना एक मीठे जहर के समान थी। इस योजना को लागू करके वेलेस्ली ने बहुत से प्रदेशों को ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर दिया और गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने टीपू को सहायक संधि योजना स्वीकार करने के लिए कहा, किंतु उसने उसे अस्वीकार कर दिया। योजना को स्वीकार करने से मना किए जाने पर जो है कंपनी यानी कि अंग्रेजों ने निजाम के साथ मिलकर मैसूर पर ईस्वी सन 1799 में आक्रमण किया और इस चौथे मैसूर युद्ध में अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह योजना जो है यह एक मीठे जहर के समान थी। इस योजना को लागू करके वेलेस्ली ने जो है काफ़ी सारे प्रदेशों को ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर दिया और गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने जो है टीपू को सहायक संधि योजना के लिए जो है कहा, परंतु टीपू सुल्तान ने जो है उसे अस्वीकार किया, जिसकी वजह से कंपनी ने जो है निजाम के साथ मिलकर टीपू सुल्तान के साथ जो है मैसूर पर आक्रमण किया 1799 में, जिसके बाद में यहाँ पे जो है युद्ध में लड़ते लड़ते जो है मैसूर के चौथे युद्ध में लड़ते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। वेलेस्ली के पश्चात भारत में गवर्नर जनरल के रूप में हेस्टिंग्स आया और उसने नेपाल के साथ युद्ध करके गुरखों को जो है सेना में शामिल किया था। पिंडारों के साथ युद्ध करके उन्हें अंकुश में लिया। तीसरा मराठा युद्ध करके कंपनी की सर्वोपरिता स्थापित की और विलियम बेंटिक भारत में पहले के गवर्नर जनरलों की तुलना में उदार गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि तीसरा मराठा युद्ध करके जो है कंपनी की सर्वोपरिता स्थापित की और विलियम बेंटिक जो है वे भारत के जो है पहले गवर्नर जनरल की तुलना में जो है उदार गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते हैं। पहले के गवर्नर जनरलों द्वारा अपनाई गई साम्राज्यवादी नीति से जो है राज्यों में जो असंतोष पैदा हुआ था, उस असंतोष से एकता न खड़ी हो जाए, इसके लिए उसने उदारतापूर्ण कार्य किया। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया कि विलियम बेंटिक जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है थे, पहले उनकी तुलना में वे उदार थे और पहले के गवर्नर जनरलों द्वारा जो भी तटस्थता की नीति वगैरह अपनाई गई, जिससे कि साम्राज्यवादी नीति से राज्यों में किसी भी प्रकार का असंतोष न हो और असंतोष से एकता खड़ी न हो, उसके लिए उन्होंने उदारतापूर्ण कार्य किया। और बाद में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में 1848 में जो है डलहौजी आया। वह एक उग्र साम्राज्यवादी मानसिकता वाला था। उसने साम्राज्यवादी नीति के पोषण और कंपनी के राज्य विस्तार में वृद्धि के लिए जीत जब्ती और हड़प नीति अपनाई। तो यहाँ पे हमें क्या बताया है कि भारत के गवर्नर जनरल के रूप में जो है 1848 में डलहौजी आया और वह क्या था, उग्र साम्राज्यवादी मानसिकता वाला व्यक्ति था। उसने साम्राज्यवादी नीति के पोषण के लिए जो है और कंपनी के राज्य विस्तार की वृद्धि के लिए जो है उसने जीत जब्ती और हड़प नीति है वह अपनाई है। इसके आगे का विद्यार्थियों हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।